हमने समझ लिया। अब श्रीलंकन क्राइसिस पे भी एक बार नज़र डाल लेते हैं। देखिए, जो श्रीलंका में जो क्राइसिस है, आपको पता है कि इकोनॉमिकली दे आर सफरिंग, और इंडिया जो है वो कंटिन्यूड कोऑपरेशन कर रहा है ताकि श्रीलंका को हेल्प हो सके, क्योंकि जितना श्रीलंका कमज़ोर होगा, हो सकता है फ्यूचर में वो उतना ही उसका मिसयूज़ हो बाय चाइना। श्रीलंका ने इंडिया को इस हेल्प मांगा है इंडिया से, ताकि वो जो बाकी इंस्टीट्यूशंस हैं या कंट्रीज़ है वहाँ से भी उनको इकोनॉमिकल हेल्प मिल सके। रीज़न क्या है? रीज़न क्या है इकोनॉमिक क्राइसिस का? तो आपको पता ही होगा, जैसे कि उसका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो बहुत स्पीड से कोविड के कारण और साथ में जो रसिया यूक्रेन वार है उसके कारण बहुत तेज़ी से नीचे आया। और अब तो ये हाल है कि वो अपने जो एसेंशियल आइटम है जैसे कि ऑयल हो गया, वो भी उसकी भी ज़रूरतें कंप्लीट नहीं कर पा रहा है। श्रीलंका का जो बहुत सारे इंपोर्ट्स है जैसे कि शुगर, पल्स, सीरियल्स जो है वो इंपोर्ट करता था, और इस कारण से एक तरह से इकोनॉमिकली जो उसका जो फॉरेन रिजर्व था वो डिप्लीट करता गया। और अभी जो हाल है श्रीलंका का आपको पता ही है। दूसरा जो रीज़न है आपका, जो कि आप कभी नहीं भूल सकते, वो है चाइना। श्रीलंका कहीं ना कहीं चाइना के डेब्ट ट्रैप डिप्लोमेसी में फंस गया। चाइना ने यूज़ किया श्रीलंका को, और श्रीलंका ने समझ नहीं पाया। इंडिया ने कहा तब भी नहीं माना। तो अब यह हाल है कि श्रीलंका जो है डेब्ट ट्रैप डिप्लोमेसी में फंस चुका है। उसे हम्बन टोटा पोर्ट ऑलमोस्ट 100 ईयर्स के लिए चाइना को देना पड़ा है। तीसरा है कि कोविड के समय क्या हुआ कि आपको पता है कि श्रीलंका जो है वो आइलैंड नेशन है, ठीक है, तो वहाँ पे टूरिज़्म का बहुत ज़्यादा स्कोप है। लेकिन कोविड के समय हम डिस्टेंस मेंटेन कर रहे थे, जो फ़्लाइट्स थे वो बंद थी 2 साल ऑलमोस्ट, तो इसका इम्पैक्ट यहाँ के टूरिज़्म सेक्टर पे पड़ा, जो कि एक मेजर सोर्स था ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। उसके बाद एग्रीकल्चर क्राइसिस, मतलब कि श्रीलंका ने बैन कर दिया केमिकल फर्टिलाइजर्स, और उसके कारण क्या हुआ कि उसका जो प्रोडक्शन है ऑल ऑफ अ सडन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन वो गिर गया। उसे ग्रेजुअली करना चाहिए था, उसको स्टडी करके करना चाहिए था, बट ओवर द टॉप जिस तरह से बैन किया और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर को प्रमोट किया, वो हैंडल नहीं कर पाया वहाँ का इकोनॉमी। उसके बाद नेक्स्ट है कि एफडीआई का फॉल, मतलब कि जिस तरह से गिर रहा है, एंड कॉम्बाइंड विद रसिया यूक्रेन वार, आप समझ सकते हो। उसके बाद वीक करेंसी, मतलब कि श्रीलंकन रूपी जो है वो डेप्रिसिएट किया है मोर देन 50%, तो इसी से आप समझ सकते हो। वॉर इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन, ये तो कारण है ही। अब बात है कि रोल ऑफ इंडिया इन श्रीलंकन क्राइसिस। पहला तो जो भी एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स है, वैक्सीन, मेडिसिन, जो भी चाहिए वो इंडिया अपना बेस्ट कैपेबिलिटी तक सप्लाई कर रहा है, जो शॉर्ट रन जो भी हो रहा है। दूसरा, इंडिया जो है श्रीलंका के साथ क्रेडिट लाइन और करेंसी स्वैप्स के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर रहा है श्रीलंका में, और श्रीलंका को क्रेडिट हेल्प दे रहा है। तीसरा है कि चाइना को काउंटर करने की भी कोशिश कर रहा है। इंडिया समझता है कि कितना सिनिस्टर प्लान है चाइना का, और इसलिए काउंटर करने की कोशिश कर रहा है। जैसे चाइना का स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स गेम जो है इंडो पैसिफिक में, उसको काउंटर करने की कोशिश कर रहा है। साथ में इंडिया के पास एक अपॉर्चुनिटी है कि जो श्रीलंका ने वैक्यूम क्रिएट किया, ठीक है, कुछ चीज़ें वो एक्सपोर्ट कर रहा था अब नहीं कर पा रहा, तो जो वैक्यूम है उसको वो फिलअप कर सकता है। और साथ में इंडिया को ये बात भी रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि उसे अपने एक्सपोर्ट को डाइवर्सिफाई करने की ज़रूरत है एक मल्टीलैटरल तरीके से। उसके बाद डिफेंस में भी इंडिया हेल्प कर रहा है, इंडियन ओशन रीजन में ट्रेनिंग दे के, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन में भी, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स कर रहा है इन मनार एंड पुनेरिन। तो ये एग्जाम्पल है आपका इंडिया के रोल का। उसके बाद जो भी पास्ट के इश्यूज़ हैं, जैसे वो फिशरमैन का इशू हो गया, तो उस अभी चांस है इंडिया के पास कि वो बात करे। तो मतलब कि जो श्रीलंकन पॉपुलेशन है, श्रीलंकन लीडरशिप है, और जो इंडिया के इश्यूज़ हैं उसको रिजॉल्व करे। अभी टाइम है कि एज अ फ्रेंड इंडिया हेल्प करे और जो भी इश्यूज़ हैं उनको भी सॉल्व करे। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया ही हेल्प कर रहा है, बल्कि श्रीलंका का जो क्राइसिस है उसका नेगेटिव इम्पैक्ट इंडिया पे पड़ रहा है। तो इंडिया तो हेल्प कर रहा है, लेकिन उसका बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट भी है जो ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी को भी इम्पैक्ट कर रहा है, इंडिया एज अ नेशन को भी इम्पैक्ट कर रहे हैं। पहला तो है कि रेफ्यूजी क्राइसिस। देखिए, आपको पता है बहुत सारे तमिल पॉपुलेशन है वहाँ पे
रह रहे हैं और कई सारे इंडियंस भी रह रहे हैं। तो ये जो लोग हैं ये वापस अपने मेन लैंड मतलब कि होम लैंड आना चाहेंगे, और साथ में जितना प्रॉब्लम होगा ग्रो करेगा श्रीलंका में, उतना ही रेफ्यूजी क्राइसिस भी हमें फेस करना पड़ेगा। दूसरा है कि चाइना का इन्फ्लुएंस, चाइना जो है इस पूरे ऑप्शन को, ये जो पूरा अपॉर्चुनिटी है, इसको यूज़ करेगा अपने फ़ायदे के लिए। तीसरा है कि ट्रेड जो है कोलंबो पोर्ट के थ्रू जो होता था वो डिसरप्ट हो सकता है। फिर है कि देखिए जो कभी भी किसी भी तरह का क्राइसिस होता है उसमें देखा गया है कि ऑथोरिटेरियम और जो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट है उसका ग्रो होता है। तो जो मान लीजिए तमिल मिलिटेंट्स ही हैं उनका ही राइज हो सकता है। तो रिबल ग्रुप्स, तमिल मिलिटेंट्स, फिर एक्सट्रीमिस्ट, इसका इसमें ग्रोथ देख सकते हैं। फिर थ्रेट हो सकता है इन्वेस्टमेंट में, क्योंकि इंडिया इन्वेस्ट करते आ रहा है और कर रहा है, ठीक है, श्रीलंका में, तो हो सकता है उसमें वो एक थ्रेट हो सकता है इंडिया के लिए। तो इस तरह से हमने समझा मतलब कि जो इम्पैक्ट है श्रीलंकन क्राइसिस का ऑन इंडिया। अगर श्रीलंकन फिशरी डिस्प्यूट में अभी जो भी डेवलपमेंट है कि डिटेन किया गया है 68 इंडियन फिशरमैन को, फिर रीज़न क्या है इंडियन श्रीलंकन फिशरीज डिस्प्यूट का। आपको पता है कि कोई बाउंड्री नहीं है, डिफाइंड बाउंड्री नहीं है, क्योंकि ये मैरीटाइम नेशंस, मैरीटाइम आपका हम लोग नेबर्स हैं श्रीलंका और इंडिया, तो इसके कारण कोई डिफाइंड मैरीटाइम बाउंड्री नहीं है, उसके कारण प्रॉब्लम क्रिएट होता है। दूसरा कि देखा गया कि नेवी जो बहुत टाइट सर्विलेंस कर रही है। तीसरा है कि जो मैरीन रिसोर्स है अलॉन्ग तमिलनाडु कोस्ट वो डिप्लीट हो रहा है। श्रीलंका ने बैन किया है बॉटम ट्रॉलिंग इन द वाटर्स, मतलब कई बार क्या होता है कि कुछ फिशरमैन है वो बॉटम ट्रॉलिंग के थ्रू जो वहाँ का रिसोर्स है उसको तो एक्सट्रैक्ट करते ही हैं, साथ में जो इकोलॉजी होती है उसको भी डिप्लीट करते हैं, तो वो ख़राब होता है। तो इस तरह से हमने ये श्रीलंका का ओवरऑल इकोनॉमी